गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। प्यारे बच्चों, 10th क्लास, सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, लेसन चल रहा है हमारा सेकंड। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था आधुनिक जो सोच है या शिक्षा है, जो भाषा है, उसके विषय में। ठीक है, जो स्कूल थे उनमें कौन सी भाषा उन्होंने प्रोवाइड की थी, कौन सी भाषा उन्होंने रखी थी या लगवाई थी, इसके विषय में हमने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है आधुनिक दिखने की चाह। मतलब जो आधुनिक है उसको देखने की उनके अंदर एक चाह है, मतलब एक मंशा है, जिज्ञासा है कि जो हमारा आधुनिक जो है, आने वाला जो टाइम है, समय है, वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आधुनिक दिखने की चाह। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए, जो पश्चिमी ढंग था, जो तरीका था या जो कंडीशन थी, उसकी जो एजुकेशन थी या शिक्षा देने के लिए 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। मतलब जो पश्चिमी जो ढंग की शिक्षा थी या जो पश्चिमी के जो स्टेट थे या उस साइड की जो शिक्षा थी, उसको देने के लिए उन्होंने क्या किया, 1907 के अंदर टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी। मतलब जो ये शिक्षा थी, एजुकेशन थी, उसके अंदर ये फील्ड थी। जो विज्ञान थी वो भी थी, स्किल स्वच्छता भी थी, और जो फ्रांसीसी भाषा थी उसकी भी कक्षाएं साथ में शामिल थी या लगती थी। ठीक है, जो शाम को लगती थी। तो ये जो क्लास थी वो शाम को लगती थी। और स्कूल क्या था? टोकिन फ्री स्कूल। ठीक है, खोला गया। तो स्कूल कौन सा खोला गया? टोकिन फ्री स्कूल। मतलब ये मेन पॉइंट है, 1907 के अंदर कौन सा स्कूल खोला गया? टोकिन फ्री स्कूल। तो ये जो क्लासें थी वो शाम को लगती थी और उनके लिए अलग से फ़ीस ली जाती थी। तो जो ये क्लासें लगती थी कौन सी? विज्ञान की, स्वच्छता की और जो फ्रांसीसी भाषा की जो ये क्लासें लगती थी, इनके लिए अलग से शाम को क्लासें लगती थी और अलग से फ़ीस होती थी। ठीक है, इस स्कूल की नज़र में आधुनिक के क्या मायने थे? जो ये स्कूल था, स्कूल की नज़र में, ठीक, मतलब स्कूल की दृष्टि में जो आधुनिक है उसके क्या मायने थे, क्या मीनिंग थे, अर्थ थे। इससे उस समय की सोच को अच्छी तरह समझा जा सकता है। उस टाइम की जो थिंकिंग थी उसको हम समझ सकते हैं। स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं था। तो जो स्कूल की राय थी, जो विचार थे स्कूल के, उसके विषय में क्या थे, जो विज्ञान है या जो पश्चिमी विचार है, शिक्षा है, उनको प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं था। आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा ही दिखना भी पड़ेगा। मतलब सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करना ही नहीं था, मतलब जो उनका पहनावा है वो भी कैसा होना चाहिए, उनके लोगों का उन्हीं के जैसा। ठीक है, इसलिए यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैली को अपनाने के लिए उकसाता था। मतलब जो ये स्कूल था, वो उस स्कूल के अंदर जो भी छात्र थे उनको जो पश्चिमी शैली थी, भाषा थी, या जो उनका पश्चिम का जो भी था संस्कृति थी, उनको अपनाने के लिए उकसाता था। ठीक है, मसलन बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। मतलब जो ये बच्चे थे उनको छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। और जो वियतनामियों के लिए यह अपनी अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। मतलब जो वियतनामी थे उनके लिए ये जो उनकी पहचान थी, जो उनकी आइडेंटिटी थी, उसको बिल्कुल से बदल देने की बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। मतलब उनके अंदर जो परंपरा थी, रीति रिवाज थे उनके लंबे बाल रखने की। लेकिन जो ये पश्चिमी सभ्यता के लोग थे ये चाहते थे कि बाल छोटे होने चाहिए। ठीक है, स्कूल के अंदर इस आमूल परिवर्तन का महत्व स्पष्ट करने वाला एक बाल कटाई शौक तक घड़ दिया गया। मतलब जो बाल कटवाने के लिए, जो छोटे बाल रखने के लिए रखा गया, तो उसके लिए उन्होंने एक श्लोक भी घड़ दिया। मतलब एक श्लोक का भी निर्माण किया। बाएं हाथ में कंघा, तो क्या श्लोक रखा उन्होंने? बाएं हाथ में कंघा थामो, दाएं हाथ में कैंची। मतलब जो बाएं हाथ है उसके उसमें कंघा लो, और जो दाएं हाथ में है उसके उसमें कैंची लो। ठीक है, कैंची सीजर। कच कच कपच कपच कपच, खबरदार ख्याल रखो। ठीक है, मतलब कच कच कपच कपच, खबरदार ख्याल रखो। वाहियात आदतें छोड़ दो। जो वाहियात, जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ दो। बच्चों जैसा क्यों करते हो? मतलब बच्चे जैसा क्यों करते हो? मुंह खोल कर बोलो, बेधड़क पश्चिमी तौर तरीके सीखो। मतलब उन्होंने क्या रखा कि जो बाएं हाथ में है उसमें कंघा ले लो और दाएं हाथ में कैंची ले लो, और जो ये कपच कपच में जो भी ये हैं इनको छोड़ दो, इन ख्यालों को छोड़ दो। और ये जो वाहियात आपने बड़े बड़े बाल रख रखे हैं, तो ये आदतें छोड़ दो। बच्चों जैसा क्यों करते हो? मतलब बच्चे, मतलब आप ऐसा क्यों करते हो? मुंह खोल कर बोलो, बेधड़क कर बोलो। मतलब जो भी आपकी बातें हैं उसको आप कहो।
तो इसमें चित्र 6 दिखा रखा है। इस व्यंग्य चित्र में ऐसे वियतनामियों का एक मजाक उड़ाया जा रहा है जो पश्चिमी रंग ढंग में ढल गए हैं, मतलब जो ढल गए हैं उनका एक मजाक उड़ाया गया है। तो ये इसे आप देख लेना। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर दे रखा है स्कूल में विरोध के सवर। तो स्कूल में जो स्कूलों थे या स्कूल थे जो उनके अंदर जो विरोधी थे उनकी क्या बातें थी, क्या सवर थे। शिक्षकों को विद्यार्थियों ने इन पुस्तकों और पाठ्यक्रमों का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं किया। मतलब जो शिक्षक थे या जो विद्यार्थी थे उन्होंने जो भी पाठ्यक्रम था, इनका कैरिकुलम था, उस पर उन्होंने आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया, मतलब उसका अनुसरण या जो भी अनुकरण है वो नहीं किया। ठीक है, तो उसकी नकल नहीं की। कहीं उनका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज किया। मतलब कहीं पर तो उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया लेकिन कहीं पे उन्होंने खामोश रहकर उसका प्रतिरोध दर्ज किया। जैसे जैसे छोटी कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, इस बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया मतलब मुश्किल होता गया कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो शिक्षकों की जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो कक्षाओं में ये भी मुश्किल हो गया कि कक्षा के अंदर पढ़ाया क्या जा रहा है। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदल कर पढ़ाने लगे। मतलब बहुत सारे शिक्षक क्या करने, मतलब जो फ्रांसीसी बातें लिखी हुई थी या जो कहानी थी, किस्से थे, उनको बदल के वो जो वियतनाम की बातें थी वो अपने आप वो पढ़ाने लगे। और जो उनमें छपा होता था उनमें मीन मेक निकालने लगे, मतलब उसके अंदर कुछ कमियां निकालने लगे। ठीक है, तो 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठाकर पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया। ठीक है, क्योंकि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़का तो बैठना था। ठीक है, तो जो उस सीट पे वो स्थानीय जो लड़का बैठना था, इसलिए वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक कोलोन, मतलब जो ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कोलोन के विषय में, कॉलोनी यानी उपनिवेशों के में रहने वाले जो फ्रांसीसी लोग थे, मतलब जो शिक्षक थे या वकील थे वो सब, उसने लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया। मतलब उस लड़की ने उस चीज़ का विरोध किया कि वो अपनी सीट नहीं छोड़ेगी, तो इसके विषय पे जो प्रिंसिपल था कॉलोन, उसने उसको स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, जब दूसरे विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया, मतलब जो प्रिंसिपल ने बातें कही या उसका जो उन्होंने विरोध किया, तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया। मतलब जिसने उसका विरोध किया, उसके प्रति आवाज़ उठाई, उसको भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद तो यह विवाद और फैल गया। लोग खुलेआम जुलूसों निकालने लगे, हालात बेकाबू होने लगे। तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। सरकार ने ऑर्डर किया ये कि जो लड़की को स्कूल से निकाला गया है उसको दोबारा से स्कूल के अंदर एंट्री दी जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह ऐलान भी कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। मतलब उसने उसको एडमिशन या दोबारा से स्कूल के अंदर एंट्री तो उसकी कर ली, लेकिन जो प्रिंसिपल था उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं सारे जो वियतनामी हैं उनको अपने पांव तले कुचल कर रख दूंगा। वाह, तुम लोग मुझे वापस भिजवाना चाहते हो, अच्छी बात, अच्छी तरह गांठ बांध लो। जब तक एक भी वियतनामी कोचिन चाइना में बसने की जुर्रत करता रहेगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मतलब ये उस प्रिंसिपल की बातें थी। दूसरे इलाके में भी, जो दूसरा इलाका था, में भी छात्र छात्राओं ने सरकार की इस चाल का जमकर विरोध किया और वियतनामी बच्चों को सफ़ेद पोश नौकरी के लायक योग्यता न मिले, मतलब उन्होंने, जो सरकार थी उन्होंने ऐसा किया, जो वियतनामी जो बच्चे हैं उनको नौकरी न मिले, वो नौकरी के लायक न हो, योग्य न हो। ये विद्यार्थी देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। उनको विश्वास था कि शिक्षितों को समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। मतलब जो वियतनामी थे उन्हें विश्वास था कि जो शिक्षक है, एक शिक्षक को, एक अध्यापक को अपने समाज के भलाई के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, उनकी इसी सोच के कारण न केवल फ्रांसीसियों के साथ बल्कि स्थानीय अभिजात वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों को ही लगता था कि इस तरह से उनकी हैसियत और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। जो छात्र थे, छात्राएं थे, उन्होंने क्या किया, जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टियां थी वो बनाने स्टार्ट कर दी। उन्होंने यंग
अनान जैसी पार्टियां बना ली थी और वे अनन्याय के विद्यार्थी जैसी पत्रिकाएं निकालने लगे थे। पाठशालाएं राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष के अखाड़े में तब्दील होने लगी। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम का अपना कब्जा और मजबूती करने की फिराक में थे। वे जनता की मूल्य जो मान्यताएं थी, तौर तरीके थे और रवैये को बदलने का प्रयास करने लगे ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठता है वियतनामियों को कमतर मानने लगे। दूसरी तरफ वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है बल्कि अपनी पहचान भी गंवाता जा रहा है। जो वियतनामी लोग थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो वियतनामी है वो न सिर्फ अपनी जो भूमि है, अपनी जो ज़मीन है उसको गंवा रहा है, बल्कि जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी अपनी पहचान है, उसको भी वो खो रहा है। उनकी जो संस्कृति और जो उनके मूल्य हैं उनका अपमान किया जा रहा था और लोगों ने राजा प्रजा वाला भाव पैदा होता जा रहा था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष उपनिवेश के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाले व्यापक संघर्ष का हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों जो स्कूल के सवर थे उनके अंदर क्या था, मतलब जो विद्यार्थी थे, जो वियतनामी विद्यार्थी थे वो अपनी जो पहचान थी उसको कायम रखना चाहते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनको अलग से भाषा या अलग से जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाए, फ्रांसीसी किस्से सिखाए जाएँ। वो जो उनकी पहचान थी, संस्कृति थी, उसको कायम रखना चाहते थे, उसको बनाए रखना चाहते थे। तो ये सब था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।